स्टार्ट करते हैं। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था टोनी, वांग और जुई सियोल के लिए निकल गए होते हैं। टोनी बोल रहा होता है, जुई तुमने मेरे लिए CMW 4 सीरीज अरेंज करवाई, ये उतने भी कुछ खास नहीं है। जुई बोल रही होती है, बॉस मुझे माफ कर दीजिए, अगली बार मैं अच्छी कार लूंगी। वांग बोल रही होती है, बदर आप इन्हें फालतू परेशान कर रहे हैं, ये लीजिए ऑरेंज खाइए। टोनी बोल रहा होता है, मेरी बहन बहुत ही अच्छी है। हम देखते हैं वांग की जो फेवरेबिलिटी होती है वो 5 पॉइंट से बढ़ गई होती है, वही जुई की फेवरेबिलिटी 5 पॉइंट से गिर जाती है। टोनी सोच रहा होता है, बिना किसी बात के लड़की में से इतनी नफरत कैसे कर सकती है। मैंने इसको $200 बिलियन दिए थे खर्च करने के लिए और अभी मैं इसको पैसे दिए जा रहा हूँ, क्या इसके अंदर बिल्कुल भी पैसे को लेकर इज्जत नहीं है। वांग बोल रही होती है, ब्रदर काफी तेज बारिश आ रही है। तभी टोनी बोलता है, जुई कार थोड़ा स्लो ही चलाना और दूसरी कार से थोड़ा दूरी रहना। लेकिन तभी सामने वाले की कार डिसबैलेंस हो जाती है और वो जाके ट्रक में भिड़ जाती है, जिसकी वजह से ट्रक का एक्सीडेंट हो जाता है। साथ ही टोनी की कार जाके ट्रक में भिड़ जाती है, जिसकी वजह से टोनी की कार की हालत काफी ज्यादा खराब हो गई होती है। टोनी डोर पर किक मारते हुए डोर को ओपन करता है। टोनी सोच रहा होता है, अगर मैंने अपनी बॉडी को स्ट्रेंथन नहीं किया होता तो आज तो मैं मर ही गया होता। वांग बोल रही होती है, ब्रदर क्या आप ठीक है। टोनी बोल रहा होता है, मेरी इतनी प्यारी छोटी बहन के होते हुए मुझे क्या हो सकता है। वहाँ पर टोनी की कार के एक्सीडेंट होने की वजह से बहुत सारी कारों का एक्सीडेंट हो जाता है। टोनी ने अपना शर्ट खोल के वांग को पहना दिया होता है। वही वांग बोल रही होती है, सिस्टर जो अभी भी कार के अंदर ही है। टोनी बोलता है, टेंशन मतलब मैं उसको बचा लूंगा। जैसे ही टोनी आगे बढ़ता है वो देखता है सिस्टर जुई कार के अंदर फंसी हुई है। टोनी बोलता है, सेक्रेटरी जुई आखिर आप कैसी हैं? क्या अंदर कंडीशन ठीक है? सेक्रेटरी जुई बोल रही होती है, शायद से जो मेरे पाँव है अंदर फंस चुके हैं, चाहे मैं यहाँ पे कितना ही फोर्स लगा रही हूँ अपने पाँव को बाहर नहीं निकाल पा रही। मास्टर मुझे माफ करिएगा, मुझे लगता है कि मेरी ड्यूटी यहीं पे खत्म होती है, मैं आपके लिए ज्यादा दिन काम नहीं कर पाई। फिर सेक्रेटरी जुई की आंखें बंद होने लगती है। वो सोच रही होती है, कितनी मजाकिया बात है, मैं यहाँ पे ऐसे मर रही हूँ, मैंने लाइफ टाइम सिर्फ ली फैमिली को सर्व किया है। अपनी लाइफ के एंड में मैं बोल सकती हूँ कि मैंने अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं किया, सच में काफी बेकार जिंदगी थी। तभी टोनी अपने स्ट्रेंथ का यूज करते हुए गेट उखाड़ देता है। वहीं वहाँ पे जो मौसम होता है वो काफी ज्यादा खराब हो गया होता है। टोनी बोल रहा होता है, सेक्रेटरी जुई आप यहाँ पे हार मत मानिए, मैं आपको बचा के रहूंगा। जुई सोच रही होती है, ये बंदा भले ही एक बहुत ही बड़ा कमीना हो पर ये एक रियल मैन है, जब भी यहाँ पे कुछ चर्चा करने की बारी आती है पीछे नहीं हटता। ये अगर चाहा तो यहाँ पे मुझे अकेला छोड़ सकता था, लेकिन फिर भी यहाँ पे मेरी चिंता कर रहा है और मुझे बचाने का ट्राई कर रहा है। टोनी को नोटिफिकेशन आते हैं कि सिस्टर जुई की अफेक्शन 20 पॉइंट से बढ़ गई है और अब उनकी टोटल अफेक्शन हो गई है +5 पॉइंट्स। आगे हम देखते हैं टोनी ने सिस्टर जुई को बाहर निकाल दिया होता है और सोच रहा होता है, ये पहली लड़की है जिसके लिए मैंने इतनी मेहनत करी है, अब जाके इसका नंबर पॉजिटिव में आया है, मेरे लिए ये करना बिल्कुल भी आसान नहीं था। ये सोचते हुए टोनी रोने लगता है। फिर टोनी दौड़ते हुए वांग के पास में आ जाता है। वांग बोल रही होती है, सिस्टर जुई क्या आप ठीक है? तभी वो सिस्टर जुई की तरफ देखते हुए काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और बोलते हैं, सिस्टर जुई आपके फेस को क्या हुआ? सिस्टर जुई बोल रही होती है, मेरे फेस को क्या हुआ? वांग उन्हें गाड़ी का टूटा हुआ शीशा दिखाते हुए बोल रही होती है, एक बार ये देखिए। सिस्टर जुई देख के काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती हैं। वो देखते हैं कि उनके सर के ऊपर बहुत ही बड़ा स्कार आ चुका है। गुस्से में आके वो शीशे को साइड में फेंक देती है और तोड़ देती है। टोनी बोल रहा होता है, फेस यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर तुम यहाँ पे जिंदा हो तुम बाद में ठीक हो सकती हो। मेडिकल साइंस आज के डेट में बहुत ज्यादा आगे निकल चुका है, ऐसे स्कार्स रिपेयर हो जाते हैं, मैं तो यह प्रॉमिस करता हूँ कि मैं इसको ठीक कराऊंगा। जुई रोते हुए बोल रही होती है, बॉस क्या सच में ठीक हो जाएगा? बॉस का ऐसा तो नहीं कि आप सोच रहे हैं कि मैं काफी ज्यादा अगली दिख रही हूँ। टोनी बोलता है, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। जुई बेहोश होते हुए बोल रही होती है, बॉस आप सच बोल रहे हैं ना? थोड़ी देर बाद वहाँ पे एम्बुलेंस आ गई होती है, जो कि जुई को स्ट्रेचर पे लटा के गाड़ी में लेकर चली जाती है। एम्बुलेंस में बैठे हुए टोनी सोच रहा होता है, वक्त आ चुका अपने मेडिकल स्किल को अच्छा करने का। ये अभी काफी ज्यादा दिक्कत में है, स्पेशली इसका जो फेस है वो काफी ज्यादा खराब हो चुका है, क्योंकि इसके सर के ऊपर बहुत ही बड़ा स्कार आ चुका है। ये किसी भी हालत में अपना फेस ठीक करना चाहती है। अगर मैं इसके स्कार को ठीक कर दूं तो हो सकता है इसका अफेक्शन बढ़ जाए और इसका फेस भी ठीक हो जाए। आगे हमें अगले दिन का सीन दिखा जाता है। हम दादा टोनी हॉस्पिटल में होता है। टोनी को जाकी का कॉल आता है और जाकी बोल रही होती है, बता टोनी आपको याद है ना, आज हमारे अश्लील.tv.com का इवेंट है, आप सियोल आए हैं कि अभी तक आपने विलेज में ही है? टोनी बोल रहा होता है, यहाँ पे मेरे साथ में बहुत ही बड़ी दिक्कत आ चुकी है, रास्ते में मेरा एक्सीडेंट हो गया था। वहीं पीछे हम देखते हैं जुई को, जिसकी बैंडेज हो गई होती है। जाकी घबराते हुए बोल रही होती है, क्या आपका कार एक्सीडेंट हो गया? लेकिन आखिर ये कब हुआ और आखिर आपकी तबीयत कैसी है, क्या आप ठीक है? प्लीज मुझे बताइए कि आप कौन से हॉस्पिटल में हैं, मैं जल्दी अपनी कार निकाल के वहाँ पे आती हूँ। फिर वो साइड में जावली से बोलते हैं, ड्राइवर को जल्दी बोलो कार निकाले, यहाँ पे एक इमरजेंसी आ गई है, मुझे बता टोनी को देखने के लिए जाना है। टोनी बोल रहा होता है, घबराओ मत जाओ कि यहाँ पे सब कुछ ठीक है, मुझे हॉस्पिटल से भी डिस्चार्ज मिल चुका है, तो तुम्हें यहाँ पे आने की कोई भी जरूरत नहीं है। और रही बात अश्लील.tv.com के इवेंट की, तो मैं शाम को अटेंड कर लूंगा, वैसे मुझे कोई खास इंजरीज नहीं हुई है। जाकी बोलती है, फिर भी बता टोनी मैं आपको देखने के लिए आ रही हूँ। टोनी बोल रहा होता है, मैंने कहा ना कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं तुमसे कोई मजाक नहीं कर रहा, तुम्हें यहाँ पे आने की कोई भी जरूरत नहीं है। सेक्रेटरी जो सोच रही होती है, शायद से डिसफिगर होना इतना भी ज्यादा बुरा नहीं होता।
अगर मैं अपना सुंदर शकल से कंपेयर करूं, जो मेरे दिमाग की एबिलिटीज है वो मेरा सबसे बड़ा वेपन है। मैंने बचपन से काफी ज्यादा ट्रेनिंग करी अपने आप को बेहतर बनाने के लिए। लेकिन चाहे मैं यहाँ पे कुछ भी कह रही हूँ, मेरा काम एक सेक्रेटरी का है और दुनिया में चाहे जितना भी भेदभाव खत्म हो जाए, लेकिन लोग एक दूसरे को फेस से ही जज करते हैं। क्या कोई भी इंसान अपने सामने 24 घंटे गंदी शक्ल वाले इंसान को देख सकता है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कोई मुझे पसंद नहीं करेगा। अब मैं बिल्कुल ही पहले की तरह नॉर्मल नहीं रह सकती। मेरी लाइफ अब पहले जैसी नहीं होने वाली। टोनी बोल रहा होता है, सेक्रेटरी जुई, मेरे पास में आपके लिए एक काम है। मैं चाहता हूँ कि आप सियोल में एक बेहतरीन विला ढूंढिए। मुझे एक विला चाहिए रहने के लिए, क्योंकि अब मैं वांग को भी यहाँ पे लेके आ चुका हूँ, तो मैं डोमेटोरी में तो नहीं रह सकता ना। और जो मेरा दूसरा घर है वो इतना कुछ खास नहीं है 3 लोगों के लिए रहने के लिए। वांग टोनी को मारते हुए बोल रही होती है, ब्रदर आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? आपको पता ना सिस्टर जो काफी ज्यादा इंजर्ड है। ऐसे टाइम में इनके लिए काम करना बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा। ब्रदर मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज काम मत कराइए। ये सच में बहुत ज्यादा बुरी बात है। टोनी बोल रहा होता है, ये मेरी सेक्रेटरी है और इनके बिना मेरा काम नहीं चल पाएगा। मुझे तो अपनी सेक्रेटरी की जरूरत पड़ेगी ही। वांग बोल रही होती है, ब्रदर आप यहाँ पे अपने वर्कर्स को परेशान करते हैं। आखिर कोई भी अपने वर्कर्स से इतना काम कैसे करवा सकता है, स्पेशली जब उसकी तबीयत ठीक ना हो या फिर वो इंजर्ड हो। वही हम देते सिस्टर जुई को, जो कि इन लोगों की बातों को सुन के रो रही होती है। वांग सोच रही होती है, क्या मैंने यहाँ पे कुछ गलत बोल दिया जिसकी वजह से ये रो रही है? टोनी भी सोच रहा होता है, लगता है मैंने इस लड़की को कुछ ज्यादा ही परेशान कर दिया। मुझे भी लग रहा था कि मैं यहाँ पे कुछ ज्यादा ही कर रहा हूँ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन आखिर अब मैं क्या करूँ इसको मनाने के लिए? जुई बोल रही होती है, मिस वांग आप बॉस को गलत समझ रही है। मेरा फेस डिसफिगर हो गया, इसी वजह से बॉस मुझे नीचे नहीं देख रहे हैं। ये मुझे बिल्कुल वैसे ट्रीट कर रहे हैं जैसे कि ये मुझे पहले क्या करते थे। और मुझे इस बात पे बहुत शक था कि लोग मुझे पहले की तरह ट्रीट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, वो भी मेरे बॉस, क्योंकि मैं एक सेक्रेटरी हूँ। मुझे 24 घंटे इन्हीं के साथ में रहना होता है। लेकिन अभी जो बॉस ने यहाँ पे किया है वो काइंडनेस का हायर लेवल है। मैं इनकी अच्छाई को कभी भी नहीं भूल पाऊंगी। फिर वो झुकते हुए बोलती है, बॉस आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। हर बार की तरह मैं इस बार भी इस काम को काफी ज्यादा सीरियसली लूंगी और अपने काम को एकदम टाइम पे करके दिखाऊंगी और आप पक्का से मेरे काम से सेटिस्फाइड होंगे। आगे हमें रात का सीन दिखा जाता है। अश्लील-tv.com की इवेंट पार्टी के अंदर बहुत सारे लोग आए होते हैं। वही क्रिस भी वांग को लेके आ गया होता है। उस जगह को देखते हुए वांग बोल रही होती है, यहाँ पर चीजों को देखते हुए मुझे काफी अच्छा लग रहा है। मैं आज तक हमेशा गाँव में ही रही हूँ, मैंने इतना अच्छा इवेंट आज तक नहीं देखा और मैं ऐसे इवेंट में आज तक पार्टिसिपेट भी नहीं कर पाई। तभी वो साइड में एक बास्केटबॉल प्लेयर कुंकुन को देखती है। वांग सोच रही होती तो सच में मार्टी प्लेयर कुंकुन है। मुझे तो कभी भी नहीं लगा था कि मैं इसको अपनी लाइफ में देख पाऊंगी। सच में बिल्कुल वैसा ही दिखता है जैसे कि टीवी पे दिखता था। तभी टोनी वांग से बोल रहा होता है, वांग अब तैयार हो जाओ, तुम्हें फ्यूचर में से बहुत सारे इवेंट्स को अटेंड करना है। आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि आखिर इस चीजों से कैसे यूज टू होते हैं और कैसे अपने अंदर से स्टेज के डर को मिटाते हैं। सबसे बड़ी बात इस इवेंट के अंदर होता है वो ये होता है कि लोग तुम्हें बुली करना चाहेंगे और उन लोगों से कैसे डील करना ये तुम्हें आना चाहिए। मैंने भी ये सब वक्त के साथ में इवेंट अटेंड कर करके सीखा है। वांग बोल रही होती है, ब्रदर क्या हम लोगों ने जो कपड़े पहन रखे हैं वो ठीक है? यहाँ पर ज्यादातर लड़कियों ने गाउन पहन रखा है और लड़कों ने सूट। वही हम लोग नॉर्मल और कैजुअल कपड़े पहन के आ गए हैं। क्या हम लोग ज्यादा ही कैजुअल नहीं लग रहे? टोनी बोलता है, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? कपड़ों से यहाँ पे नॉर्मल लोगों की पहचान होती है। मैं तुम्हें इतना तो बोल ही सकता हूँ, अगर तुम्हारा भाई यहाँ पे चड्डी में भी आ गया तो ये लोग मुझे नीचे नहीं देख सकते। थोड़ी देर में तुम्हें इवेंट में पता चली जाएगा कि आखिर तुम्हारा भाई कौन है और तुम कपड़ों को लेकर बिल्कुल भी टेंशन मत लो। लेकिन तभी हम देखते हैं पीछे 2 लड़कियों को जो कि बोल रही होती है, तुम उस लड़की को देख रही हो? देखने में वो कोई हाई स्कूलर लग रही है। देखो उसने कितने बेकार कपड़े पहन रखे हैं। मैं तो यहाँ पे यही सोच रही हूँ कि आखिर उसको यहाँ पे एंट्री कैसे मिल गई? कहीं वो यहाँ पे फ्री के पकौड़े खाने तो नहीं आई ना? मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा जो कि फ्री का खाना खाने के लिए आ जाते हैं, लेकिन यहाँ बाहर तो गार्ड्स लगे हुए हैं, तो आखिर ये अंदर कैसे आ गई? जो भी है, इस लड़की को कपड़े पहनने का बिल्कुल भी सेंस नहीं है, वरना कोई ऐसी पार्टी में ऐसे कपड़े पहन के थोड़ी ना आता है। वही हम देखते टोनी उनकी बातों को सुनकर काफी ज्यादा चिढ़ रहा होता है और वांग को उन लोगों की बातों को सुनकर काफी ज्यादा एम्बेरसमेंट फील हो रहा होता है। टोनी सोच रहा होता है, आखिर लड़कियां कहाँ से आ गई और आखिर इनकी हिम्मत कैसे हुई टोनी स्टार्क की बहन को बुली करने की? मैं इनको नहीं छोड़ने वाला। फिर टोनी आगे बढ़ते उन लोगों के पास में चला जाता है और बोलता है, लड़कियों अपने वर्ड्स के ऊपर ध्यान दो, तुम्हारे वर्ड्स तुम्हारे लिए फ्यूचर में काफी ज्यादा दिक्कत कर सकते हैं। पहली लड़की बोल रही होती है, अगर हम लोगों ने तुम्हें ऑफेंड कर भी दिया तो आखिर तुम हमारा क्या ही उखाड़ लोगे? दूसरी लड़की बोल रही होती है, उस लड़की ने गंदे कपड़े पहन रखे हैं तो आखिर हम लोगों ने इसमें गलती क्या कह दिया और आखिर तुम कौन हो जो कि हम लोग को सबक सिखाएगा? तुम यहाँ पे जो भी बिगाड़ना है बिगाड़ लो, हम यहीं पे खड़े हैं। उन लोगों की बातों को सुनकर टोनी काफी ज्यादा गुस्सा हो गया होता है। टोनी सोच रहा होता है, इन लोगों ने हद से पार बोल दिया है। मेरे ऊपर तो मैं फिर भी सह लेता, लेकिन ये मेरी बहन के ऊपर है, मैं उसको लेकर तो कुछ भी नहीं सुनूंगा। लगता है वक्त आ चुका है टोनी स्टार्क की पावर को दिखाने का। तभी वांग टोनी को रोकते हुए बोल रही होती है, बदल प्लीज इन लोगों को माफ कर दो, हमें अब फालतू लफड़ों में नहीं पड़ना चाहिए। टोनी बोल रहा होता है, मैं तुम्हें एक और चांस दे रहा हूँ, मेरी बहन से माफी मांग लो, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करूंगा, पर अगर तुम माफी भी नहीं मांगोगी तो ये तुम्हारे लिए बिल्कुल अच्छा नहीं रहेगा। पहली लड़की बोल रही होती है, माफी मांगू वो भी मैं? माफी तो मैं जुत्ती मांगेगी और लगता है तुम किसी गाँव से आए हो, क्या तुम्हें पता नहीं कि मेरे कितने फैंस है?
मेरे इतने फैंस है कि तुम गिन भी नहीं सकते। तभी टोनी उसे थप्पड़ मार देता है। वो लड़की चिल्लाते हुए बोल रही होती है, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझे थप्पड़ मारने की, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। तभी टोनी उसको फिर से एक और थप्पड़ मार देता है। वो लड़की वहाँ पे गिर गई होती है और आसपास में बहुत सारी भीड़ लग गई होती है। सभी लोग आपस में बात कर रहे होते हैं, आखिर ये लड़का कौन है जो कि सभी लोगों के सामने एक लड़की को मार रहा है। एक जेंटलमैन कभी भी ऐसा काम नहीं करता। आखिर एक घटिया बंदे को यहाँ पे अंदर एंटर किसने करने दिया। लगता है गार्ड अपना काम अच्छे से नहीं कर रहा और किसी को भी एंटर करने दे रहा है। टोनी बोल रहा होता है आगे यहाँ पे वो चापलूस जो कि बोलता है कि लड़कियों को हिट नहीं करते, जो लड़कियों को हिट करते वो जेंटलमैन नहीं होते। वैसे मैं मानता हूँ कि लड़कियों को मारना गलत है और कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर बात मेरी बहन पे आएगी तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तभी हम देखते हैं मिस्टर बाई आते हैं। मिस्टर बाई बोल रहे होते हैं, आखिर यहाँ पे कौन है जो कि मेरी टेरिटरी में परेशानी खड़ी कर रहा है। फिर वो टोनी को देखते हुए बोल रहा होता है, यहाँ पे तो बता टोनी स्टार्क है। मिस्टर बाई बोल रहे होते, मैं मिस्टर स्टार्क से तब मिला था जब वो इतने फेमस नहीं हुए थे, लेकिन इनसे मिले वो बहुत ही कम टाइम हुआ है। इतने ही कम टाइम के अंदर बहुत ही बड़े फिगर बन चुके हैं। ये इतने बड़े बन चुके हैं कि इनसे हाथ मिलाने की भी हमारी औकात नहीं है। चलो ये तो मेरी किस्मत है कि मैं इनसे आज मिल गया। जो लड़कियों में मार खाई होती है वो मिस्टर बाई को देख के काफी ज्यादा खुश हो गई होती है। फिर वो मिस्टर बाई के पास में जाते हुए बोल रही होती है, मिस्टर बाई फाइनली आप यहाँ पे आ गए। इस गाँव के लड़के ने मुझे मारने की हिम्मत करी है, प्लीज आप मेरे लिए जस्टिस करिए और इस लड़के को मार खिलाइए। तभी मिस्टर बाई लड़की को थप्पड़ मार देते हैं और बोलते हैं, लड़की अपना मुंह बंद कर लो, तुम्हें पता नहीं तुम अपना गंदा मुंह किसके सामने खोल रही हो, अब भी क्या यहाँ से बाहर निकल जाओ। फिर मिस्टर बाई टोनी के पास में जाते हुए बोल रहे होते हैं, टोनी स्टार्क हमें माफ करिएगा, मैं इस लड़की के साथ में 2-3 बार ही सोया था और इसको लगा कि मैं इसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं कभी भी मिस्टर स्टार्क के सामने कुछ भी नहीं बोल सकता। इसकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ, मुझे पता तो नहीं है किसने क्या किया है, लेकिन प्लीज इसको माफ कर दीजिए। सभी लोग बोल रहे होते हैं, इसको डीमन किंग ऑफ बाई फैमिली कहा जाता है। ये कैसे ये पोलाइटली बात नहीं करता और अपने घमंड में रहता है। आखिर ये बंदा कौन है जिसके सामने बिल्ली बन चुका है। दूसरा बंदा बोल रहा होता है, आखिर इस बंदे की बैकग्राउंड क्या है जिसके सामने बदर भाई अपना सर झुकाए खुशी खुशी खड़े हैं और इतने लोगों के सामने इनको बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही इस लड़के से कुछ भी कहने में, जैसा कि मानो उनको सर झुकाने में भी काफी ज्यादा प्राउड फील हो रहा हो। आखिर ये बंदा है कौन। वांग सोच रही होती है, मेरे भाई की तो सियोल सिटी में काफी चलती है। अभी ये सीन देख के मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं कोई बॉलीवुड मूवी देख रही हूँ, पर यहाँ पे जो भी कुछ हुआ मुझे पहले काफी ज्यादा बुरा लग रहा था, पर अब मुझे उतना ही अच्छा लग रहा है। सच में मेरे बदर दुनिया के सबसे बेस्ट भाई है। हम देते जो वांग की अफेक्शन होती है वो 5 पॉइंट से बढ़ गई होती है और अब उसकी टोटल अफेक्शन हो चुकी है 85 पॉइंट्स। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं जुई को जो कि अपने बेडरूम में बैठी होती है। जुई सोच रही होती है वक्त आ चुका है ली फैमिली के यंग मास्टर को कॉल करने का ताकि मैं उसको सारी इन्फॉर्मेशन बता सकूं, लेकिन पता नहीं क्यों मैं जब भी उनको कॉल करने का सोच रही हूँ मेरे दिमाग में टोनी आ रहा है। आखिर ये बंदा मेरे दिमाग में क्यों घुस गया है, लेकिन चाहे कुछ भी हो मुझे यहाँ पे यंग मास्टर को सब कुछ बताना होगा। ये बोलते हुए यंग मास्टर को कॉल कर देती है। तभी मिस्टर ली कॉल उठाते हुए बोल रहे होते हैं, हाँ मैं मिस्टर ली बात कर रहा हूँ। सेक्रेटरी जुई बोल रही होती है, मास्टर आप एक्शन लेना स्टार्ट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे आसपास में बहुत सारी जमीनों को खरीद लिया है और इन जगह को यूज करते हुए फिल्म सिटी को टुकड़ों में बांट सकती हूँ, जो कि हमारे काफी ज्यादा काम आ सकता है। अब टोनी के लिए फिल्म सिटी बनाना काफी ज्यादा मुश्किल होगा। यंग मास्टर ली बोल रहे होते, तुमने काफी अच्छा काम किया, तुमने इस पूरे मिशन के अंदर काफी मेहनत करी है और इस मिशन को मैं बिल्कुल भी नहीं भूलने वाला। जब तुम वापस आओगे तो मैं तुम्हें बहुत अच्छे रिवॉर्ड दूंगा। सिस्टर जुई खुश होते हुए बोल रही होती है, मास्टर क्या आप सच बोल रहे हैं, आपको यहाँ पे मेरे लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। सिस्टर जुई बोल रही होती है, अगर यहाँ पे ली फैमिली नहीं होती तो बहुत सालों पहले मैं रोड पे भूखे मारे मर गई होती। यंग मास्टर ली बोल रहे होते हैं, जुई तुम मेरी फेवरेट पर्सन हो, तुम उस कार एक्सीडेंट के बारे में बिल्कुल भी टेंशन मत लो, जब तुम वापस आओगे तो मैं तुम्हें कोरिया के बेस्ट डॉक्टर से ट्रीट करवाऊंगा, तुम यहाँ पक्का से ठीक हो जाओगी। जुई बोलती है, आपका शुक्रिया यंग मास्टर। कॉल काटने के बाद में जुई सोच रही होती है, मैंने यहाँ पे एक बार भी जिक्र नहीं किया कि मेरा एक्सीडेंट हुआ है। आखिर यंग मास्टर को कैसे पता चला कि मेरा एक्सीडेंट हुआ है। लगता है यंग मास्टर मेरे ऊपर स्पाई करवा रहे थे, इसका सिर्फ एक ही मतलब है, यंग मास्टर को मेरे ऊपर बिल्कुल भरोसा नहीं है। तो आखिर जो मैं इतने सालों से इनके लिए काम कर रही थी उसका क्या ही मतलब हुआ, जब ये मेरे ऊपर इतना ही बिलीव नहीं कर सकते। सीन चेंज होता है, मैं इवेंट का सीन दिखा जाता है। होस्ट बोल रहा होता है, मैं कुनकुन का शुक्रिया करता हूँ यहाँ परफॉर्मेंस देने के लिए। अगला प्रोग्राम कंप्लीट हो गया यहाँ पे एक स्पेशल गेस्ट के आने के बाद, जिनको हमने काफी ज्यादा मेहनत से यहाँ पे इन्वाइट किया है। वांग बोल रही होती है, बदल ये कैसे मिस्टीरियस गेस्ट के बारे में बात कर रहे हैं, क्या आप उस गेस्ट को जानते हैं, क्योंकि यहाँ पे कुनकुन ने परफॉर्मेंस दी लेकिन ये लोग उसकी बिल्कुल भी वैल्यू नहीं कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जो सीक्रेट गेस्ट आने वाला है उसके बिना आए ही ये लोग उसकी काफी ज्यादा रिस्पेक्ट कर रहे हैं। फिर वो टोनी को देखते हुए बोल रही होती है, बदर आपने ये क्या कर लिया, आपने ये मास्क क्यों पहन रखा है। हम दादा टोनी ने बैटमैन का मास्क पहन रखा होता है। वांग बोल रही होती है, ब्रदर मुझे आयरन मैन ज्यादा पसंद है, मुझे बैटमैन उतना पसंद नहीं है, अगर आपको हेलमेट खरीदना ही था तो आपको आयरन मैन का खरीदना चाहिए था। टोनी बोल रहा होता है, आज तुम्हारा भाई यहाँ पे काफी अच्छी परफॉर्मेंस देने वाला है, तो हेलमेट से क्या ही फर्क पड़ता है, ये तो सिर्फ पहचान छुपाने के लिए है। फिर हम देखते वहाँ पे वही पियानो रख दिया गया होता है जो कि टोनी ने चैरिटी डिनर में खरीदा होता है। सारी ऑडियंस बोल रही होती है, तो वही पियानो है ना,
जो कि बहुत ही ज्यादा महंगा है। हमको तो कभी भी नहीं लगा था कि हम इसको देख ही पाएंगे। सच में जो asleeltv.com है वो बहुत ही बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जो उन लोगों ने ये पियानो अरेंज कर लिया। पहले हम लोगों को लगा कि झूठ बोल रहे कि ये टोनी स्टार्क को जानते हैं, लेकिन सच में इस पियानो को देखने के बाद हम ये बात तो बोल ही सकते हैं कि इन लोगों की टोनी स्टार्क से जान पहचान है, क्योंकि इन लोगों की जान पहचान नहीं होती तो आखिर टोनी स्टार्क का पियानो यहाँ पे क्या कर रहा होता। आगे हम देते टोनी स्टेज पे चला गया होता है। वांग सोच रही होती है मेरा भाई स्टेज पे जाते हुए काफी ज्यादा हैंडसम लग रहा है, पता नहीं मेरा भाई कौन है, लेकिन सियोल में उसकी काफी ज्यादा जान पहचान है। देखा था जब वो मुझसे पहली बार मिला था तब उसने मेरे फादर को $100 मिलियन दिए थे, जिसकी वजह से अभी हम लोग सही से रह पा रहे हैं। उसके बाद जब मुझे शॉपिंग करनी थी तभी इन्होंने मेरे ऊपर काफी सारा खर्चा किया था। यहाँ तक कि इस इवेंट के अंदर इन्होंने उन दोनों लड़कियों को लेसन भी सिखाया। लगता है मेरे भाई मुझे काफी ज्यादा पसंद करते हैं। हम देखते जो वांग का अफेक्शन पॉइंट होता है वो और 5 पॉइंट से बढ़ गया होता है और अब उसकी टोटल अफेक्शन हो चुकी है 90 पॉइंट्स। अब इसका क्या होगा वो हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए थैंक यू।